हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं मैं आप लोगों को इस रिविजनरी सीरीज के फीचर्स बता देता हूं। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स की कवरेज हो रही है। यहां पर आप लोगों को फ्री में कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली जो रिविजनरी सीरीज है ये May 25, September 25 और January 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। और यहां पर हम लोग 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अपने आप से करनी होगी। क्वेश्चंस या तो आप मेरी बुक से कर सकते हो, मेरी बुक्स को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, स्टडी मटेरियल्स, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग। ये हम लोगों का शेड्यूल इनकम टैक्स का है, तो इनकम टैक्स यहां पर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया है कल से। कल हम लोगों ने सप्लाई अंडर जीएसटी किया था और आज हम लोग दो टॉपिक्स करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉम्पोजिशन लेवी। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड उसके बाद हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हम लोगों के पास एक सीजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 हमारे पास एक है। फिर आईजीएसटी एक्ट भी 2017 है। ठीक है, एक आईजीएसटी एक्ट 2017 है। तो आईजीएसटी एक्ट क्या होता है, देखो हमारे पास एक ही सीजीएसटी एक्ट है और हम लोगों के पास एक ही आईजीएसटी एक्ट है। ठीक है, आईजीएसटी एक्ट का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है ये डिटरमिन करना कि कौन सी सप्लाई को इंट्रा स्टेट माना जाएगा, कौन सी सप्लाई को इंटर स्टेट माना जाएगा, और भी कुछ कुछ और चीजें जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 मेन बातें सारी की सारी बताते हैं। देन वी हैव वन यूटीजीएसटी एक्ट, एक हम लोगों के पास यूटीजीएसटी एक्ट है कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज को केटर करता है। और उसके बाद हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के पास एक स्टेट जीएसटी एक्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश एसजीएसटी एक्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश जीएसटी एक्ट, जैसे कर्नाटका जीएसटी एक्ट, जैसे मध्य प्रदेश जीएसटी एक्ट एंड सो ऑन। तो इंडिया के पास बहुत सारी स्टेट्स हैं और कुछ 5-7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ठीक है, इंडिया के पास बहुत सारी स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। इनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, जो भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो जिन यूनियन टेरिटरीज का लेजिस्लेचर है उनके ऊपर तो एसजीएसटी एक्ट ही अप्लाई करेगा, और जिन यूनियन टेरिटरीज के पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है उनके ऊपर यूटीजीएसटी एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में इसके ये ज्योग्राफिकल पार्ट थोड़ा सा हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, तो इसके बारे में बस एक ओवरव्यू बता दिया। रेगुलर क्लासेस में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आओ यहां से हम लोग मेन चीज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो होगा सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा था, सेक्शन 7 वाज सप्लाई। हम लोगों ने सेक्शन 8 पढ़ा, सेक्शन 8 वाज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सेक्शन 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सेक्शन 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सेक्शन 9 में क्या होता है? सेक्शन 9 आपको बताते हैं कि सीजीएसटी या आईजीएसटी। अब देखो सेक्शन ये वाला जो सेक्शन 9 है ना, दिस इज सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट में भी इसके इक्विवेलेंट कोई एक सेक्शन है। वो कौन सा सेक्शन है वो उसमें पढ़ने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो अब सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता क्या है कि सीजीएसटी आपका किसके ऊपर लगता है? आपका लगता है सीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ पे लगता है। और आईजीएसटी किस पर लगता है? इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ पर लगता है। ये हम लोगों को मालूम ही है कि अगर हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट होती है तो हम लोग उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, हम लोग उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं, और अगर हमारी सप्लाई इंटर स्टेट होती है तो हम लोग उस पर आईजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी ये वाली चीज हो जाती है। अब देखो ये कौन कलेक्ट करता है, कौन पे करता है? तो ये टैक्सेबल पर्सन पे करता है। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मैं एक टैक्सेबल पर्सन हो जाऊंगा, और मैं जब भी अपनी कोई भी सप्लाई करूंगा तो आपसे जो भी मेरा रेसिपिएंट होगा उससे मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा और मैं ही ये पे करूंगा। ठीक है, अब यहां पर सेक्शन 9(1) के अंदर दो चीजें स्पेसिफिकली जीएसटी के स्कोप से बाहर रखी गई हैं। ठीक है, एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा है undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जनवरी में एग्जाम दिया था और अभी आप लोग May 25 या September 25 या January 26 के लिए अपीयर करने जा रहे हो, तो दिस इज अ न्यू पॉइंट जो आप लोगों को याद करना है, जो आप लोगों के लिए ऐड हुआ है।
ठीक है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ने ही बोल दिया कि इसके अलावा बाकी सारी सप्लाईज पर जीएसटी लगेगा। ठीक है। तो जैसे कल जब हम लोग सप्लाई वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, या कल या जब भी हम लोग पहले जब भी उसको सप्लाई वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो सप्लाई वाले रिवीजन में मैंने आप लोगों को नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में भी बताया था। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का एकमात्र एग्जांपल मैंने दिया था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वहां मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एक और चीज यहां पर ऐड हो गई है। तो वो जो चीज ऐड हुई है वो ये वाली चीज है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, सेक्शन 9 ने अपने आप में ही ये बोल दिया है कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा, या फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसका यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन दो चीजों के अलावा किसी भी चीज की अगर आप सप्लाई करोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो मतलब इन दो चीजों की सप्लाई तो डेफिनेटली विल नेवर अट्रैक्ट जीएसटी। ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई। अब उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो आपको जीएसटी निकालना होगा ना, जो आपका जीएसटी अमाउंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको अगर 100 रुपए का सामान बेच रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 100। लेकिन अब ये 100 रुपए की ही वैल्यू आएगी, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से पता चलेगा। जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर का रिविजन करेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को सेक्शन 15 का रिविजन करवाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका रेट्स। तो सीजीएसटी के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी ये वैल्यू आएगी, वैल्यू के ऊपर कुछ तो रेट लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि अगर मैं कुछ भी बेचता हूं या हम लोग कुछ भी अगर खरीदते हैं, तो जैसे आपने अड्डा, मान लो आपने अड्डा 24/7 से महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज किया। अब अगर आपने अड्डा 24/7 से महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज किया तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है। अब जो भी आप लोगों को प्राइस दिखाया जाता है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही होता है, मतलब आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ता। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कहीं पर भी आप जाओगे, अब आगे चलकर आप कोई भी परचेजेस करोगे, या इवन आप जब अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने की बात करोगे, तो सपोज जैसे मैंने अड्डा से बोला कि मैं 1 महीने की सर्विस प्रोवाइड करने का आप लोगों से 1 लाख रुपए लूंगा, तो दिस इज अज्यूम्ड कि आई एम गोइंग टू टेक 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी। ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी। तो 1 लाख रुपीज प्लस 18% ऑफ जीएसटी, ये तो अज्यूम्ड होता है कि ये तो होना ही होना है। ठीक है। 18% जीएसटी तो मैं लूंगा ही लूंगा, राइट। तो आई एम गोइंग टू चार्ज 1,18,000 रुपीज। तो अब ये जो 18% का रेट है, ये रेट हमें कैसे पता चलेगा, तो ये रेट नोटिफाई किया गया है। तो सीजीएसटी एक्ट ने बोला कि आप अगर कुछ भी सप्लाई करोगे अदर देन दीज टू थिंग्स, तो सेक्शन 15 के हिसाब से पहले तो वैल्यू निकालो, और उसके बाद जो भी रेट शेड्यूल्ड है, जो भी गवर्नमेंट ने रेट्स नोटिफाई कर रखे हैं, उन रेट्स के हिसाब से इस वैल्यू पे रेट कैलकुलेट करो, तब जाकर आपकी जीएसटी की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है। और यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि सीजीएसटी का कभी भी रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। सीजीएसटी का रेट कभी भी 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता। एक चीज हम लोगों को जो यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर ये लोग सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये लोग सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एसजीएसटी अलग है। तो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी का रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एसजीएसटी का रेट भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आईजीएसटी का रेट टोटल 40% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आईजीएसटी इज बेसिकली व्हाट, द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। और हम लोग इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ आईजीएसटी। ठीक है। टैक्स एक ही है, बस उसको जब हम सीजीएसटी एसजीएसटी कहते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कि आधा स्टेट के पास गया, आधा सेंटर के पास गया। ठीक है। तो जो टोटल जीएसटी का रेट है वो कभी भी 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9(1) में लिखा हुआ है कि सीजीएसटी का रेट कभी भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। डन। उसके बाद इसका सेक्शन 9(2) है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर जीएसटी लगेगा, लेकिन किसी बाद वाली डेट से लगेगा, फ्यूचर डेट से लगेगा, जब भी उसको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है। मतलब इन 5 चीजों पर अभी तो फिलहाल जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन बाद में कभी ना कभी इन पर जीएसटी लगेगा जब भी इनको नोटिफाई किया जाएगा। डन। अब ये 5 चीजें हैं कौन सी, तो ये पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ये पांचों के पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप बेसिकली 3 ही जगहों से ट्रैवल कर सकते हो, या तो आप रोड के थ्रू ट्रैवल करोगे, या तो आप पानी के थ्रू ट्रैवल करोगे, या तो आप हवा के थ्रू ट्रैवल करोगे। रोड के थ्रू जब आप ट्रैवल करते हो तो 2-3 चीजें ही हो सकती हैं, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। ठीक है। पेट्रोल, डीजल
और नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होता है ना। तो कई सारी जैसे एनसीआर में मैंने देखा है, नोएडा दिल्ली वाली जो कार्स होती हैं, टैक्सीज होती हैं, तो उनकी डिक्की में बहुत बड़ा सा सीएनजी का सिलेंडर रखा होता है, राइट। तो पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, तो ये तीन हो गए फ्यूल्स फॉर ड्राइविंग द कार्स ऑन अ रोड, राइट। उसके बाद हवा में जाने के लिए, हवा में जाने के लिए क्या हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। हवा में जाने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। और उसके बाद पानी में जाने के लिए हमें पता नहीं है, मानने में क्या जा रहा है कि पेट्रोलियम क्रूड डलता होगा, ठीक है, जस्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। तो आपको इसलिए ये 5 चीजें यहां पर याद हो गई हैं कि दीज 5 थिंग्स आर द थिंग्स जिन पर जीएसटी एक फ्यूचर नोटिफाइड डेट से लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शंस 9(3) और 9(4) आते हैं जो बात करते हैं कि टैक्स रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप जीएसटी देते हो, जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, लेट्स से अड्डा 24/7, लेट्स से अड्डा 24/7, या चलो अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 क्या कर रहा है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अड्डा 24/7 आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और आप अड्डा 24/7 को पैसा दे रहे हो। आपने सपोज दिया 10,000 रुपीज प्लस 18% ऑफ जीएसटी, तो प्लस 18% ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, 1,800 रुपीज हो जाएगा। तो आपने सपोज अड्डा 24/7 को दिया 11,800 रुपीज, ठीक है। अब अड्डा 24/7 वाले क्या करेंगे, ये जो 1,800 रुपए का आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट किया है, ये जो 1,800 रुपए का आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट किया है, ये अड्डा 24/7 वाले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 वाले ये 1,800 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अड्डा 24/7 है क्या, अड्डा 24/7 इज द सप्लायर एंड यू आर द रेसिपिएंट, ठीक है। अड्डा 24/7 सप्लायर ऑफ सर्विसेज है और आप रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हो। अड्डा 24/7 ने आपको सर्विसेज बेची, उस पर आपसे जीएसटी कलेक्ट किया, आपसे जीएसटी कलेक्ट करके अड्डा 24/7 ने गवर्नमेंट को ये जीएसटी डिपॉजिट करवा दिया। तो जीएसटी कलेक्ट कौन कर रहा है, सप्लायर। पे कौन कर रहा है, सप्लायर, ठीक है। तो जब भी सप्लायर जीएसटी को कलेक्ट करके पे करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, कि जो सप्लायर है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और वही जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा या गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर देगा, ठीक है। तो सप्लायर अगर देता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। यहीं पर मान लो उल्टा होता, अगर मान लो ये उल्टा होता कि अड्डा 24/7 आपको सर्विसेज दे रहा है और आपको ये वाला जीएसटी, आप अड्डा 24/7 को 10,000 रुपए ही दोगे, लेकिन ये जो 1,800 रुपए है ये आपको अपनी तरफ से सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली जा आप ही की जेब से रहा है, अड्डा 24/7 को आप दे रहे हो और फिर अड्डा 24/7 जमा करवा रहा है, ठीक है। तब भी आप ही की जेब से जा रहे हैं। या फिर हम लोग बोल रहे हैं एक सिचुएशन ये हो गई कि आपने अड्डा 24/7 को सिर्फ 10,000 रुपए दिए और 1,800 रुपए आपने खुद अपने पास से सरकार के पास जमा करवा दिए। तो अल्टीमेटली 1,800 रुपए जा तो आप ही की जेब से रहे, बस यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर सप्लायर पे कर रहा है और यहां पर कौन पे कर रहा है, यहां पर रेसिपिएंट पे कर रहा है। तो जब भी रेसिपिएंट अपने आप से जीएसटी सरकार के पास जमा करता है, जब भी रेसिपिएंट अपने पास से जीएसटी सरकार के पास जमा करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ऐसे सेक्शन 9(3) और 9(4) में कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में बात की हुई है, सेक्शन 9(3) और 9(4) के बारे में कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में बात की हुई है जिन पर रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और फिर आता है हमारे पास लास्ट में सेक्शन 9(5). 9(5) बात करता है कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में जिनमें ना तो सप्लायर जीएसटी जमा करेगा सरकार के पास, ना तो रेसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा सरकार के पास, बल्कि एक मिडिल मैन होगा। और वो मिडिल मैन कौन होगा, वो मिडिल मैन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ। तो ईसीओ जमा करता है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरी मम्मी ने एक क्लाउड किचन यहां पर शुरू की, उसका नाम रखा मॉम्स किचन, ठीक है। मेरी मम्मी ने क्लाउड किचन घर से ही शुरू कर दी, उसका नाम रखा क्लाउड किचन। मेरी मम्मी ने अपने आप को जोमैटो पर रजिस्टर करवा लिया, अपने आप को जोमैटो पर रजिस्टर करवा लिया और बाहर कहीं ना कहीं सृष्टि ने ये जोमैटो पर सर्च किया, कहीं सृष्टि ने ये जोमैटो पर सर्च किया
कि यार मॉम्स किचन नाम का एक नया रेस्टोरेंट खोला है, निशु भैया की मम्मी ने खोला है, तो बढ़िया ही खाना होगा, मम्मी तो बढ़िया खाना बनाती होंगी, आंटी बढ़िया खाना बनाती होंगी। तो सृष्टि ने सोचा कि चलो मैं मॉम्स किचन से खाना मंगाती हूँ बाय वे ऑफ जोमैटो। तो सृष्टि ने जोमैटो के थ्रू ऑर्डर किया, जोमैटो ने वो खाना मॉम्स किचन को दिया और मॉम्स किचन के यहां से खाना सृष्टि के पास पहुंच गया। ठीक है, जोमैटो का ही डिलीवरी बॉय लेकर गया। यहां पर अगर देखा जाए तो हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज? द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज मॉम्स किचन। हु इज द रेसिपिएंट? द रेसिपिएंट इज सृष्टि। लेकिन यहां पर जीएसटी ना तो मॉम्स किचन को पे करना होगा, ना तो सृष्टि को पे करना होगा, यहां पर जीएसटी जोमैटो पे करेगा। तो जोमैटो कौन होता है? जोमैटो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी एक ऐसी वेबसाइट या ऐसी ऐप जहां पर अलग अलग सप्लायर्स अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं, अपने गुड्स लिस्ट करते हैं और अलग अलग रेसिपिएंट्स इनके पोर्टल पर आकर सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस करते हैं और यहां पर यह ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होता है। ठीक है, सिमिलरली ओला उबर में भी यही होता है कि ठीक है, कैब ड्राइवर्स अलग अलग हैं, तो जिन लोगों के पास टैक्सीज हैं, जो लोग टैक्सी ड्राइवर वाला काम करना चाहते हैं, उन लोगों ने अपने आप का ओला में या उबर में रजिस्टर करवा लिया। मेरे जैसे आपके जैसे लोग, हम लोगों को टैक्सी चाहिए, हम लोग ओला उबर पर जाके टैक्सी बुक करते हैं, हमारे पास टैक्सी आ जाती है। तो ये लोग एग्रीगेटर्स का काम करते हैं, ये लोग सप्लायर्स और रेसिपिएंट्स को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मेक माई ट्रिप या ओयो रूम्स इसी टाइप का काम करते हैं। ठीक है, और भी कई सारी, सिमिलरली अर्बन कंपनी भी इसी टाइप की चीजों का काम करता है। तो बहुत सारी इस टाइप की चीजें होती हैं। तो सेक्शन 9(5) कहता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज नोटिफाई करेंगे जिन पर जीएसटी ना तो सप्लायर पे करेगा और ना ही रेसिपिएंट पे करेगा। इन पर जीएसटी कौन पे करेगा? इन पर जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अब जो अपना डिस्कशन करना है, देखो हम लोगों ने सेक्शन 9(1) कर दिया। सेक्शन 9(1) ने सिंपली बोला कि कोई भी सप्लाई अगर आप करोगे अदर दैन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अनडीनेचर्ड या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर, या जो भी है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके अलावा अगर आप कुछ भी करोगे तो वैल्यू निकालो सेक्शन 15 के हिसाब से, रेट निकलेगा शेड्यूल्स के हिसाब से, वैल्यू के ऊपर रेट लगाओ, जीएसटी निकालो, जीएसटी दो। ठीक है, कौन देगा? टैक्सेबल पर्सन देगा। 9(2) में हम लोगों ने कहा कि 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर जीएसटी फ्यूचर डेट से लगेगा, जो कि बाद में नोटिफाई की जाएगी। 9(3) और 9(4) में हम लोगों ने कहा कि रिवर्स चार्ज के सर्विसेज के बारे में बात की कि इन सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी रेसिपिएंट को देना होगा। 9(5) में हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन वाली सर्विसेज पर जीएसटी पे करेगा। अब हम लोग यहां पर रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1 ये बात करती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम क्या होता है? जैसे पैकर्स एंड मूवर्स वाले लोग होते हैं, अगर मुझे एक मकान से दूसरे मकान में अपने आप को शिफ्ट करना है तो मैं गुड्स पैकर्स एंड मूवर्स को फोन करूंगा, वो लोग आएंगे और वो लोग मेरे सामान को पूरा पैक करेंगे, अपने ट्रक में ला देंगे और जो जहां पर भी मेरा दूसरा मकान होगा वहां पर वो लोग इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ये काम होता है। तो यहां पर सर्विस सप्लायर कौन हो गया? सर्विस सप्लायर यहां पर हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रेसिपिएंट कौन हो गए? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। तो सर्विस सप्लायर हो गए यहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लेकिन किन रेसिपिएंट्स को अगर ये लोग देंगे तो रेसिपिएंट्स को रिवर्स चार्ज में पे करना होगा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। अब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में कौन आ गए? रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज आ गई, रजिस्टर्ड सोसाइटीज आ गई, पार्टनरशिप फर्म्स आ गई, बेसिकली कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो मतलब अगर ये सर्विस सप्लायर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और सर्विस रेसिपिएंट है कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, ठीक है, तो फिर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। ठीक है, अब यहां पर ना दो केसेस आते हैं, यहां पर दो केसेस आते हैं। एक तो ये केस आता है कि जीएसटी 5% के रेट से पे किया जाए लेकिन फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई आईटीसी ना मिले, और एक दूसरा केस ये आता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% के रेट पर जीएसटी पे करे फॉरवर्ड चार्ज में, और फिर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% के रेट पर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आईटीसी भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं ये वाली चीज, दो केसेस हो सकते हैं, या तो 5% के रेट पर जीएसटी पे किया जाए तो रेसिपिएंट 5% के रेट पर जीएसटी पे कर देगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को वैसे भी कोई आईटीसी वगैरह मिलने वाला नहीं है क्योंकि जीएसटी तो रेसिपिएंट ने पे किया। डन। दूसरा केस ये है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहते हैं कि नहीं रेसिपिएंट तुम रिवर्स चार्ज में जीएसटी मत पे करो, हम ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेंगे और हम 12% के रेट से जीएसटी पे करेंगे। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% के रेट से फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करता है तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पूरा 100% का आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, अब देखो आरसीएम अप्लाइज एट 5% इफ जीटीए डज नॉट अवेल आईटीसी, मतलब अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आईटीसी अवेल नहीं करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। जीटीए कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज एट 5% विद आईटीसी।
ठीक है, GTA कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज एट 5% विद आईटीसी, आरसीएम नॉट एप्लीकेबल टू रेसिपिएंट्स रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस। ठीक है, अब यहां पर यह भी हो सकता है, मेरे ख्याल से विद आईटीसी नहीं होना चाहिए, विदाउट आईटीसी होना चाहिए। GTA कैन ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज एट 5% विदाउट आईटीसी होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें कि जीटीए अगर देखो जीटीए के पास एक ऑप्शन तो आया है, ठीक है, अभी रिसेंटली जीटीए के पास एक ऑप्शन भी आया है कि वो 5% की रेट पर जीएसटी पे करे। ठीक है, लेकिन अगर जीटीए 5% की रेट पर भी फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। एक बार अभी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में खोल के देख लेते ना, फिर मैं आपको सही करके दे दूंगा इसको। ठीक है, तुरंत हम लोग आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में खोल के देख लेते हैं। आई थिंक इट शुड नॉट बी विद आईटीसी, इट शुड बी विदाउट आईटीसी। जीटीए के पास, चलो मैं पहले तो ये बताते हैं, तो जीटीए के पास ऑप्शन है, ठीक है, या तो 5% या तो 12%। 5% में टैक्स रिवर्स चार्ज में दिया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली कोई एक अमेंडमेंट आया था कुछ 1-2 साल पहले कि जीटीए अगर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी पे कर सकता है 5% के रेट से। लेकिन मेरे ख्याल से बात तो वही थी कि अगर 5% के रेट पे होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पर ये लिखा है मैंने, तो कहीं ना कहीं से देख के लिखा होगा, बट आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, तो इसलिए चेक करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा तो चेक करने में मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आएंगे न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, तो यहां पर तो इन लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो एक काम करेंगे यहां पर आएंगे, ये आ जाएगा आपका जीएसटी जीएसटी जीएसटी, हाँ सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी जीएसटी में आएंगे, मई 25 वाली किताब के लिए आएंगे और यहां पर चार्ज ऑफ जीएसटी पर आएंगे, और चार्ज ऑफ जीएसटी को मैं यहां पर ओपन कर लूंगा। आई थिंक इट शुड नॉट बी 5% विद आईटीसी, इट शुड बी 5% विदाउट आईटीसी। मतलब जीटी अगर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तुम इंडेक्सिंग करते रहो, तुमसे तेज हम ढूंढ लेंगे। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ये आया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इस टेबल के बाद समझाया है, और अरे ये रहा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे पहुंच गए। तो ये पर्सन्स लायबल पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज एक बार देख लेते हैं फटाफट से। GTA services are taxable at the following two rates: 5%, where GTA has not taken input tax credit on goods or services used in supplying GTA service. There can be either of the cases where GTA exercises the option to pay GST at the rate, or does not exercise the option to itself pay GST at the said rate on the services supplied by it, या फिर 12% जिसपे GTA मिल जाए, जिसपे ITC मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 5% अगर होगा ना तो 5% पे ITC नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर बात हो गई, वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, 5% पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये ना विदाउट आईटीसी होगा, मैं इसको सही करके आप लोगों के लिए बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जब अपने नोट्स चेक करोगे ना तो मैं विदाउट वाला करके इसको बाद में अपलोड कर दूंगा, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैं विदाउट करके इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डन। तो ये हो गया विदाउट, तो 5% विदाउट आईटीसी, राइट। तो जीटीए या तो 5%, या तो 5 जीटीए के पास ऑप्शन है, या तो 5% के रेट पे जीएसटी दिया जाएगा, या तो 12% के रेट पे जीएसटी दिया जाएगा। अगर 12% के रेट पे जीएसटी दिया जाता है तो जीटीए हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देगा और उसको आईटीसी भी मिलेगा। लेकिन अगर 5% पे दिया जाता है तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में देता है, लेकिन जीटीए के पास एक ऑप्शन भी है कि वो फॉरवर्ड चार्ज पे भी इसको 5% को दे सकता है, लेकिन अगर 5% के रेट पर जीएसटी देता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक, आगे देखो। हाँ, अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड है, अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है ओनली फॉर टीडीएस, तो भी उस पर ये रिवर्स चार्ज वाला पंगा नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस आती है एंट्री नंबर 2, लीगल सर्विसेज की। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल एडवोकेट है, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म, अगर ये लोग एक बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं तो फिर बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होगा।
फिर है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, एंट्री नंबर 4 स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे आईपीएल, ठीक है, जैसे एक आईपीएल है, आईपीएल का एक एग्जांपल है, मान लो कल को अड्डा 24/7 आईपीएल को स्पॉन्सर कर देता है, मतलब क्या हुआ, अड्डा 24/7 विल पे आईपीएल, तो आईपीएल क्या करेगा, अपना क्रिकेट वगैरह का गेम करेगा और आईपीएल में अड्डा 24/7 का पूरा एडवर्टीजमेंट होता रहेगा। तो यहां पर अड्डा 24/7 ने पैसा दिया, तो अड्डा 24/7 विल बी द रेसिपिएंट, ठीक है, अड्डा 24/7 विल बी द रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज के क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, रिवर्स चार्ज के क्वेश्चंस में कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि भाई सप्लायर कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगा। तो इसको याद रखने के लिए या इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने आप लोगों को एक मंत्र बताया था कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, ठीक है। तो अगर अड्डा 24/7 आईपीएल वालों को पैसा दे रहा है तो अड्डा 24/7 इज द रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि आईपीएल वाले अड्डा 24/7 को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई तुमने हमें पैसा दिया, अब हम तुम्हारा एड चलाएंगे पूरे फील्ड में, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म पेज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद आप इधर देखो, एंट्री नंबर 5 सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज सप्लाई कर रही है तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना होगा, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, ठीक है। तो ये 4 सर्विसेज हैं, इन 4 सर्विसेज के अलावा, मतलब अगर गवर्नमेंट ये 4 सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है, अगर गवर्नमेंट ये 4 सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन रेलवेज, तीसरा सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, मतलब जो प्लेन लेन वाली सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो अगर ये 4 सर्विसेज गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सप्लाई करती है तो बिजनेस एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आती है 5A। 5A बात करती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां पर हम लोग बात करें कि अगर गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन रेलवेज किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज देती है तो ये रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है यहां पर 5AA, ये भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, लेकिन यहां पर होता है कोई भी और पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही आरसीएम में जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। अब मई 24 के लिए जब मैंने ये वाला रिवीजन लिया था ना, तब मैंने ये एंट्री वाला कॉलम नहीं रखा था, और यहां पर मैंने क्योंकि शॉर्ट करने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, और फिर यहीं पर मैंने लिख दिया था और एनी अदर पर्सन, क्योंकि बात तो वही हो गई ना, 5A और 5AA में कोई खास फर्क थोड़ी है। 5A बात करती है कि अगर गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, और 5AA बात करती है कि अगर आपको कोई भी और पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को ही जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब एक कमेंट आ गया था कि गलत पढ़ा रहे हो, ये है वो है। मैं कहा मैं एंट्री वाइज तो पहली बात मैं चल भी नहीं रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सोचा इस बार चलो ठीक है भाई, उसको एंट्री वाइज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले वाले बैच में मैंने ऐसा किया था, मैंने यहीं पर लिख दिया था, मैंने कहा क्या फर्क पड़ रहा है, ना तो आपको एग्जाम में एंट्री नंबर लिखना, ना आपको एग्जाम में कुछ और लिखना, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग वाली सर्विसेज देगी तो भी रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होगा। अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और पर्सन उसको रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज देगी तब भी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। तो हाउ डज इट मैटर अगर मैंने दोनों एंट्रीज को मर्ज करके भी लिख दिया, तो एग्जाम में आएगा तो आप तो लिख ही लोगे अपने हिसाब से, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक नई एंट्री यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है, की गई है और ये मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए अमेंडमेंट है, एंड दिस इज 5AB। नई एंट्री क्या है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो रजिस्टर्ड पर्सन विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी आरसीएम में पे करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली चीज दे रहा है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो डायरेक्टर सर्विसेज, एंट्री नंबर 6 है डायरेक्टर सर्विसेज। जब भी कोई कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को अपनी सर्विसेज सप्लाई करता है तो कंपनी को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होता है।
अगर कंपनी जैसे हम लोगों ने जब सप्लाई वाला चैप्टर किया था तो उसमें हम लोगों ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर डायरेक्टर वाली बात की थी, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये जाते हैं कंपनी में, उनकी बोर्ड मीटिंग में बैठते बैठते हैं, सिटिंग फी लेते हैं और चले आते हैं, ठीक है। कुछ अपना ज्ञान देते हैं, सिटिंग फी लेते हैं और चले आते हैं। अब ऐसे में जो भी जीएसटी लगता है उस पर ऐसे में जो भी जीएसटी लगता है वो कंपनी पे करती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। पर यहां पर एक बस क्लैरिफिकेशन आया था। क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज कंपनी को दे रहा है, ये तो डायरेक्टर ने इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर सर्विसेज दी। अगर डायरेक्टर जा रहा है बोर्ड मीटिंग में बैठ रहा है और वहां पर सिटिंग फी लेकर चला आ रहा है, तो डायरेक्टर इज गिविंग द सर्विसेज टू द कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, राइट। लेकिन अगर मान लो डायरेक्टर के पास कोई मकान है, डायरेक्टर उसको कंपनी को रेंट पर दे देता है, ठीक है, डायरेक्टर उसको रेंट पर दे देता है कंपनी में, तो फिर अब क्या कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अब डायरेक्टर को ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने ये वाली सर्विसेज जो कंपनी को दी है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी है, वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 हम लोगों के पास आती है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स नॉर्मली कस्टमर्स से कहते हैं कि आप आइए इस वाली कंपनी का इंश्योरेंस लीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने एजेंट को कुछ कमीशन देती है, तो इस कमीशन पर जीएसटी कौन पे करेगा? अच्छा, यहां पर सप्लायर कौन होता है? यहां पर सप्लायर हो जाता है इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है। कैसी सर्विसेज दे रहा है? क्लाइंट्स पकड़ पकड़ के लाने वाली सर्विसेज दे रहा है। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या हो जाता है? सर्विस सप्लायर हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट हो जाती है। तो एनी पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस इज द रेसिपिएंट। तो अब यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? यहां पर रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक सिमिलर तरीके से आता है रिकवरी एजेंट। तो जैसे बैंक्स अगर लोन्स देते हैं, बैंक ने मान लो किसी को लोन दिया, मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया और वो जिस बंदे ने भी लोन लिया था वो लोन लेकर भाग गया, वो लोन चुका ही नहीं रहा है, तो बैंक क्या करता है? रिकवरी एजेंट्स को हायर करता है, और ये रिकवरी एजेंट्स जिस बंदे ने भी लोन लिया होता है उसको ढूंढ के लोन निकलवाते हैं, ठीक है। तो अब रिकवरी एजेंट सर्विसेज किसको दे रहा है? वो बैंक को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। रिकवरी एजेंट किसको सर्विसेज दे रहा है? वो बैंक को सर्विसेज दे रहा है। तो रिकवरी एजेंट इज अ सर्विस सप्लायर। बैंकिंग कंपनी और ये जो बैंकिंग कंपनी और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज है, ये सर्विस रेसिपिएंट्स है। तो इन्हीं सर्विस रेसिपिएंट्स को ही जीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। इन्हीं को रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पे करना होता है। रिवर्स चार्ज के अंदर इन्हीं को जीएसटी पे करना होता है। आगे देखो, नेक्स्ट है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। अरिजीत सिंह ने गाना गाया, गाना गाने के बाद उसने टी सीरीज को अधिकार दे दिया कि टी सीरीज उसके गाने को बेच सकता है, राइट। तो अब यहां पर सर्विस सप्लायर कौन हुआ? अरिजीत सिंह, ठीक है। या अरिजीत सिंह सर्विस सप्लायर हुआ, और टी सीरीज कौन हुआ? टी सीरीज हुआ सर्विस रेसिपिएंट। आप खुद देखो ना, टी सीरीज उसका गाना बेचेगा, जो भी पैसा आएगा उसकी रॉयल्टी किसको देगा? अरिजीत सिंह को देगा। तो जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। तो यहां पर टी सीरीज क्या हो गया? सर्विस रेसिपिएंट हो गया। तो टी सीरीज ही वो पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 9 ए आती है ऑथर वाली। एंट्री नंबर 9 ए आ जाती है ऑथर वाली। मैंने किताब लिखी, मैंने किताब लिखकर शुचिता प्रकाशन को अधिकार दे दिया कि आप मेरी किताब छापकर बेचिए। अब उससे शुचिता प्रकाशन को रेवेन्यू आएगा, जिससे शुचिता प्रकाशन मुझे रॉयल्टी देगा, राइट। तो आई एम द सर्विस सप्लायर बिकॉज आई एम अलाउइंग शुचिता प्रकाशन टू पब्लिश माई बुक एंड सेल इट पब्लिकली, right? And Shuchita Prakashan is paying me for that in by way of royalty. तो अब यहां पर इस केस में क्या है? इस केस में शुचिता प्रकाशन इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, लेकिन फिर भी शुचिता प्रकाशन को ही जीएसटी पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज, अनलेस मैं खुद बोलूं कि हाँ ठीक है मुझे फॉरवर्ड चार्ज में करना है, या शुचिता प्रकाशन मान लो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं हम जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे नहीं करेंगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई फिर मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा। तो अगर मुझे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना होगा तो आई विल फर्स्ट हैव टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और फिर जो भी मैं रॉयल्टी से रिलेटेड इनवॉइस रेज करूंगा शुचिता प्रकाशन को, उसमें मुझे ये डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने वाला हूं, और 1 साल तक मैं वो सारी कंप्लायंसेस करूंगा जो एक आइडियली रजिस्टर्ड पर्सन को करनी चाहिए। डन। तो पब्लिशर पेज जीएसटी अंडर आरसीएम एक्सेप्ट व्हेन ऑथर ऑप्ट्स फॉर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है ओवरसीइंग कमिटी मेंबर्स। ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है?
आरबीआई अपना काम कायदे से कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए एक ओवरसीइंग कमेटी बनाई जाती है। तो ये जो ओवरसीइंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली सर्विस सप्लाई करते हैं, किसको? आरबीआई को सर्विस सप्लाई करते हैं। कहते हैं भाई हम देख रहे हैं कि तुम कायदे से काम कर रहे हो या नहीं, और आरबीआई फिर इसको पैसा देता है। तो अब इसमें जो भी जीएसटी लगेगा वो आरबीआई यानी सर्विस रेसिपिएंट को ही रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। देन वी हैव डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके पास आके आपको सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बैंकिंग के प्रोडक्ट्स आप लोगों को सेल करते हैं। तो बैंक के पास अलग अलग लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा ना, वो क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो वगैरह वगैरह। तो बैंक वाले क्या करते हैं? इन लोगों को हायर करते हैं, ये लोग आपको कॉल करते हैं और आप लोगों को बैंक के फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं और डायरेक्टली आपको बैंक्स के प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं, ठीक है। तो नाउ दीज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू whom? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बैंक। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोक्योरिंग कस्टमर्स फॉर द बैंक। तो अब ऐसे में बैंक रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करता है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव बिजनेस फैसिलिटेटर्स। बिजनेस फैसिलिटेटर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कई सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको मन करता है कि हम गांव में जाकर अपनी ब्रांचेस खोलें। तो गांव में जाकर वो जो ब्रांचेस खोलती हैं उन्हीं को बिजनेस फैसिलिटेटर्स कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को बिजनेस फैसिलिटेटर्स कहा जाता है। तो वो जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं वो किसको सर्विस सप्लाई कर रहे हैं? बैंकिंग कंपनी को सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो द बैंकिंग कंपनी हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो पॉइंट एंट्री नंबर 13 आती है एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हो जाती है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता कौन है? बेसिकली बैंक होता है। अब बैंक कुछ लोगों को हायर करता है, और लोगों से कहता है कि जाओ डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज सप्लाई करो, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी हैं, अब मेरे दादाजी इज अबाउट टू टर्न 90 दिस ईयर, ठीक है। इस साल 11 मई को 90 इयर्स के हो जाएंगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड गो टू द बैंक्स एंड डू ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो अब वो बैंक को फोन कर देते हैं और बैंक का बंदा घर आ जाता है। तो अब ये कौन हो गया? ये हो गया एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन हो गया? बैंक। तो अब ये एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस सप्लाई कर रहा है? बैंक को सर्विस सप्लाई कर रहा है। क्योंकि अगर ये मेरे दादाजी के पास नहीं आएगा तो मेरे दादाजी इस वाले बैंक अकाउंट से बैंक से अपना अकाउंट बंद करके किसी दूसरे बैंक में खोल लेंगे जो ये सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बैंक पेज जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो आगे सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब क्या हो जाता है? अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है कि हम आपको सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई करेंगे, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को आप सिक्योरिटी सर्विसेज देते हो, तो द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में क्या हो जाता है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में अगेन दो तरह से जीएसटी पे किया जा सकता है, या तो 5% के रेट से जीएसटी पे किया जा सकता है या तो 12% के रेट से जीएसटी पे किया जा सकता है। लेकिन यहां पर बात है कि अगर 5% के रेट से भी जीएसटी पे किया तो पहली बात तो रिवर्स चार्ज में पे होगा, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में था, ठीक है। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में था उसी तरह से यहां पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में भी आएगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में भी आएगा, राइट। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में भी उसी तरह से आएगा जिस तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में था। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लेकिन हम लोगों ने देखा था या तो 5% के रेट से जीएसटी या तो 12% के रेट से जीएसटी। अगर 5% के रेट से जीएसटी तो फिर 5% के रेट से जीएसटी होगा तो फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में इसको आईटीसी मिलता है लेकिन लिमिटेड आईटीसी मिलता है। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड आईटीसी? मतलब अगर कोई एक कंपनी है, सपोज मैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाला बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर एक दिन आपका मेरे पास फोन आता है और आप मुझसे कहते हो कि सर गाड़ी चाहिए, और मैं कहता हूं मेरे पास तो गाड़ी है नहीं लेकिन मैं ठीक है मैं मंगवा के भिजवाता हूं, ठीक है। तो मैं किसी और बंदे से जिसका सिमिलर बिजनेस है, somebody else is doing this renting of motor vehicles वाला बिजनेस, मैं उसको फोन करता हूं, मैं उससे गाड़ी किराए पर लेता हूं और उससे गाड़ी किराए पर लेकर आपको गाड़ी देता हूं। तो इसको जो मैंने जीएसटी पे किया सिर्फ इसका आईटीसी मुझे मिलता है, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड आईटीसी। मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला जो जीएसटी में पे कर रहा हूं उसका आईटीसी मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में अगर कोई सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो बॉडी कॉर्पोरेट्स को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स दे रहा है तो या तो 5% के रेट से जीएसटी लगेगा या तो 12% के रेट से जीएसटी लगेगा। अगर 5% के रेट से जीएसटी लगेगा तो ये बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगी और ये जो सप्लायर है इसको लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर 12% के रेट से जीएसटी लगेगा तो ये फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे होगा और यहां पर फुल आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट एंट्री आती है हमारी एंट्री नंबर 16, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां पर जो भी बोरो करता है सिक्योरिटीज को, उसको जीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो सेक्शंस 9.3 और 9.4 हम लोगों के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले यहां पर कंप्लीट हो गए। अब आओ सेक्शन 9.5 पे आते हैं। 9.5 में क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो जीएसटी सप्लाई, जो वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा, तो उसमें कुछ कुछ हम लोगों के पास सर्विसेज नोटिफाइड है, बस सिंपल सी है। तो ये हम लोगों के पास 5 सर्विसेज नोटिफाइड है। इन 5 सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन 5 सर्विसेज को अगर आप लोग लेते हो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ठीक है, ओमनी बस के अलावा, क्योंकि ओमनी बस से रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 यहां पर कुछ तो और जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली चीज जो होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली चीज कहां से होती है? ओला और उबर के थ्रू होती है। ओला, उबर, ब्लू स्मार्ट, रैपिडो, कुछ भी। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली चीजें। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में क्या होता है? सप्लायर वो है, जो भी ड्राइवर है वो सप्लायर है, रेसिपिएंट पैसेंजर है, लेकिन जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी ओला या उबर पे करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। उसके बाद देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ इज अ कंपनी। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ऑनलाइन ईसीओ को यूज करके ओमनीबस बुक करता हूं, ठीक है, सपोज मेरे पास एक ओमनीबस है, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास एक ओमनी बस है। ठीक है, आप एक पैसेंजर हो, आपने ईसीओ के थ्रू, आपने ओला के थ्रू ओमनी बस बुक की। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली ओमनी बस लेकर आपके पास आया हूं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ईसीओ ही बुक करेगा, ऐसे में ईसीओ ही जीएसटी पे करेगा, ओला या उबर ही जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने अपने आप को ओला या उबर में रजिस्टर करा रखा है, तो अगर मैं एक कंपनी हूं तो मैं जीएसटी में भी रजिस्टर्ड होऊंगा। तो यहां पर सरकार बोलती है कि तो फिर यहां पर ओमनी बस के लिए यहां पर ईसीओ जीएसटी नहीं पे करेगा, यहां पर कंपनी खुद जीएसटी पे करेगी। ठीक है, तो देखो ये ईसीओ वाला कॉन्सेप्ट आया क्यों था? ईसीओ वाला कॉन्सेप्ट तो इसलिए आया था ना, जिससे सप्लायर्स और रेसिपिएंट्स को रिलैक्सेशन मिल पाए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चलो ओला उबर का एग्जांपल लेते हैं। जो भी छोटे मोटे ड्राइवर्स होते हैं, किसी के पास कोई गाड़ी है, उसको कोई और काम नहीं आ रहा, उसका मन कर रहा है कि चलो यार मैं ड्राइवरी करके ही अपना गुजारा चला लेता हूं। तो अब ये जो ड्राइवर है, ठीक है, अब ये ड्राइवर है, ये बेचारा कहां जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवाएगा? कैसे होगा? नहीं होगा। और अगर हर पैसेंजर से बोला जाए कि नहीं, अगर तुमको तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तो वो भी प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। तो ना तो ड्राइवर्स से बोलना ये फीजिबल था कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, और ना ही पैसेंजर्स से बोल पाना फीजिबल था कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। इसलिए जो बीच का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसी से बोल दिया कि भाई तुम ही जीएसटी पे कर दो फिर। ठीक है, उसी से बोल दिया तुम ही जीएसटी पे कर दो। लेकिन अब अगर मान लो जो भी सर्विस सप्लायर है, जो ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है, खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब तो वो आराम से अपने आप से जीएसटी पे कर ही सकती है। तो यहां पर यही बोला कि अगर ओमनी बस की सर्विसेज सप्लाई करने वाला एक कंपनी है, तो फिर कंपनी ही जीएसटी पे करेगी। तो the tax on services by way of transportation of passengers by an omnibus provided by a company through an ECO is not payable by ECO. It will be payable by the company itself. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, कैंपसाइट्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द सेड जीएसटी एक्ट, एग्जांपल ओयो होटल्स, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो गया? छोटे छोटे होटल्स अपने आप को ओयो पर या मेक माई ट्रिप पर रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, तो अब वो सप्लायर्स हैं, कहां आप लोग उनसे बोलोगे? आप उन लोगों से बोलोगे कि भाई तुम जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। छोटे छोटे होटल्स, कोई भी होता है ना, अपने घर को लोग होटल में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ था, तो कुंभ के मेले में तो ऐसा बहुत हुआ था। कई सारे लोगों ने अपने रूम्स को अपने घर में एक आध रूम खाली कर लिया और उसको मेक माई ट्रिप पर लिस्ट कर दिया। अब उसको मेक माई ट्रिप पर अगर लिस्ट कर दिया, तो उसको आराम से रेंट पर चढ़ाया, लोग आ रहे हैं, अब आपके घर पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और आपको रेंट भी मिल रहा है उस पर।
तो अब कहां आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे अपना, नहीं करा सकते। सिमिलरली जो गेस्ट्स आ रहे हैं आपके पास रुकने, वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हर बार कराएं, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहां पर लॉ मेकर्स ने कहा कि भाई ये जो ईसीओज है ना, ओयो होटल्स, मेक माई ट्रिप, अगोडा, आई डोंट नो अगोडा पे होटल्स बुकिंग होती है या नहीं होती है, तो बेसिकली यहां पर बोला गया कि ये जो ईसीओज हैं इन लोगों से बोलो कि भाई तुम जीएसटी पे कर दो। लेकिन अगर कोई एक बहुत बड़ा होटल है, सपोज ताज लिस्टेड है मेक माई ट्रिप पे, तो क्या तब भी हम मेक माई ट्रिप को बोलेंगे कि भाई मेक माई ट्रिप तुम जीएसटी पे करो? नहीं, तब तो ताज खुद ही पे कर सकता है ना। तो अगर होटल खुद ही रजिस्टर्ड है तो फिर वो खुद पे करेगा। डन। Next, services by way of housekeeping such as plumbing, carpentering, etc., except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of the Act. Example, urban clap. ठीक है, तो अब जैसे ये अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप वाले लोग हो जाते हैं, तो यहां पर भी क्या है, मुझे अपने बाथरूम के लिए प्लम्बर चाहिए। अब मैं प्लम्बर को कहां से बुला रहा हूं? अर्बन क्लैप से बुला रहा हूं। अब वो प्लम्बर आएगा, कहां प्लम्बर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा? तो भाई अर्बन क्लैप ही अपना जीएसटी पे करेगा। लेकिन मान लो अर्बन क्लैप पे कोई बहुत ही बड़ी प्लम्बिंग कंपनी रजिस्टर्ड है, कि उस कंपनी का काम ही है कि वो प्लम्बर्स को प्रोवाइड करवाती है, तो अगर वो कंपनी ही रजिस्टर्ड है तो फिर वो कंपनी जीएसटी पे कर देगी। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोगों के पास आ जाता है ये पॉइंट नंबर 5, supply of restaurant services other than services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises. ठीक है, मतलब वही मैंने जो मॉम्स किचन वाला आपको एग्जांपल दिया था कि मॉम्स किचन ने जोमैटो के थ्रू अपना बिजनेस करना शुरू किया, तो यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? यहां पर जोमैटो जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर मान लो मॉम्स किचन इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तो मॉम्स किचन जीएसटी पे करेगी। यहां इन लोगों ने बोला है कि अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में सिचुएटेड है, तो फिर वो वाला रेस्टोरेंट ही जीएसटी पे करेगा। अब स्पेसिफाइड प्रेमिसेस का क्या मतलब होता है? स्पेसिफाइड प्रेमिसेस का मतलब एक ऐसा होटल जिसमें किसी भी एक कमरे का टैरिफ 7,500 रुपए या उससे ऊपर का है। तो ठीक है, अगर किसी भी होटल का टैरिफ 7,500 रुपए से 7,500 रुपए या उससे ज्यादा है पर रूम पर नाइट, और उस वाले होटल के अंदर कोई रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट जोमैटो पर लिस्टेड है और वहां से आप खाना मंगा रहे हो, तो जोमैटो इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी, दैट रेस्टोरेंट ओनली विल पे जीएसटी। डन। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। और इसी के साथ हम लोगों का चार्ज ऑफ जीएसटी वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन हम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 4, कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन लेवी में सेक्शन नंबर 10 है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन नंबर 10 है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई का था सेक्शन नंबर 7, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का था सेक्शन नंबर 8, चार्ज ऑफ जीएसटी का था सेक्शन नंबर 9, और अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन नंबर 10 पे। तो कॉम्पोजिशन लेवी में जो हम लोगों का सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है कि अगर आप में से किसी की भी इनकम, अगर आप लोगों का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है, वो 1.5 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करता है, अगर किसी का भी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से एक्सीड नहीं करता है, तो आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मोटा मोटी हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, आगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि कहां पर 20 लाख है, कहां पर 40 लाख है वगैरह वगैरह, कहीं पर 40 लाख भी है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, बट मोटा मोटी हम लोग एक बात ये मान सकते हैं कि अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन आप या तो नॉर्मल तरीके से करा सकते हो या तो कॉम्पोजिशन तरीके से करा सकते हो। कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा क्या होता है, मतलब सरकार ने ये क्यों निकाली है? सरकार ने उन लोगों के लिए निकाली है जो कि छोटे ट्रेडर्स हैं या छोटे सर्विस सप्लायर्स हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका साल भर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से कम है तो 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 1.5 करोड़ रुपीस से कम है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में होता क्या है, आपको बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं मेंटेन करने पड़ते, आपको हर महीने रिटर्न्स नहीं फाइल करने पड़ते, और आपको जीएसटी भी वो 12% 18% के रेट पर नहीं लगाना पड़ता। जीएसटी के अलग अलग रेट्स यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम में बताए हुए हैं। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% है, ट्रेडर्स के लिए 1% है, और रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स के लिए 5% का रेट है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी कॉम्पोजिशन लेवी में हो क्या गया, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन कॉम्पोजिशन लेवी में, कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल होते हैं। तो जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस या उससे कम होती है वो लोग एलिजिबल होते हैं, या कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, उन स्पेसिफाइड स्टेट्स से अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीस या उससे कम है, तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इन स्पेसिफाइड स्टेट्स में हो और आपका टर्नओवर सपोज 80 लाख रुपीस है,
तो इवन दो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से कम है, लेकिन फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि इन स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीस की सेट है। ठीक है, इन स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपीस की सेट है। तो इसलिए आप इन स्पेसिफाइड स्टेट्स के लिए अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना है तो या तो आपको 75 लाख रुपीस से कम होना चाहिए। अब ये स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं कौन सी? ये है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक निमोनिक हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में बनाया था, अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीस। ठीक है, अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीस। तो इससे क्या हुआ, 75 लाख रुपीस वाली लिमिट भी याद आ गई। तो देखो, अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री। ठीक है, तो अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री फॉर 75 लाख रुपीस। तो अ अरुणाचल प्रदेश, मैन मणिपुर, मेघालय, मेड मेघालय, ठीक है, मिजोरम तो माइजोरम ऐसे कर दिया, माई न्यू सूट तो माइजोरम। ठीक है, नागालैंड तो एन से होगा न्यू सूट, तो न्यू से नागालैंड, सूट से, सूट के एस से सिक्किम, एंड अंडर के यू से उत्तराखंड, ट्री त्रिपुरा। ठीक है, फॉर 75 लाख रुपीस। तो इस तरह से आप लोग ये याद रख सकते हो कि 75 लाख रुपीस के अंदर आप लोगों को ये मिल गया है। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर की क्या डेफिनेशन होती है? देखो यहां पर ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपीस से कम होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप उसमें सब कुछ इंक्लूड करोगे, चाहे आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे आपकी कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे आपकी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे आपकी कोई निल रेटेड सप्लाई हो, चाहे आपकी कोई इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट वाली सप्लाई हो, कुछ भी हो, जितना भी माल आपने बेचा है वो सब कुछ आपके एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिन पर अगर मैं वो सर्विसेज परचेज करता हूं तो उन पर जीएसटी मुझे ही देना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, जैसे लॉयर वाली सर्विसेज, अगर मैं सपोज आई एम अ बिजनेस एंटिटी एंड आई एम अवेलिंग सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, देन आई विल नॉट हैव टू पे जीएसटी टू द लॉयर एंड द लॉयर विल पे दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होगा, आई विल ओनली हैव टू पे दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई एम पेइंग दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने लॉयर वाली सर्विसेज दी है? क्या ये मेरा टर्नओवर हो सकता है? नहीं, मैंने तो लॉयर से सर्विसेज ली है ना। तो अगर मैं लॉयर से सर्विसेज ले रहा हूं जस्ट बिकॉज आई एम पेइंग जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डजंट मीन कि वो मैंने सर्विसेज दी है। ठीक है, तो यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में बोला गया, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज, एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम, एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम। अब ये मुझे लगता ही नहीं कि यहां पर इन लोगों को स्पेसिफाई करने की जरूरत भी थी, क्योंकि जो इनवर्ड सप्लाईज है वो मेरा टर्नओवर कैसे हो सकता है? ठीक है, वो मेरा टर्नओवर कैसे हो सकता है? जस्ट बिकॉज मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे कर रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी वो मेरा टर्नओवर हो गया, वो तो मैं खरीद ही रहा हूं ना चीजें। ठीक है, तो दीज आर माई इनवर्ड सप्लाईज। तो ये हो गई इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम, ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। ऑल्सो जो भी मैं टैक्सेस वगैरह देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने मान लो अड्डा 24/7 को बिल किया 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी का, मैंने सपोज अड्डा 24/7 को 1 लाख रुपए प्लस 18% का जीएसटी का बिल रेज किया और अड्डा 24/7 से मुझे 1,18,000 रुपए आए, तो मेरा टर्नओवर कितना होगा? क्या मेरा टर्नओवर ये 1,18,000 रुपए है या मेरा टर्नओवर 1 लाख रुपए? तो ऑब्वियस सी बात है मेरा टर्नओवर 1 लाख रुपए है ना, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये तो मैं सरकार को पे करूंगा, ये मैंने माल बेच के अपने पास कमाने रखने के लिए थोड़ी कमाया है, ये तो मैंने अड्डा 24/7 से लिया है बिकॉज आई हैव टू पे दिस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये जो टैक्सेस मैं कलेक्ट करता हूं, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये सारी चीजें, तो ये वाले जो टैक्सेस होते हैं ये भी मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं होंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में ये आएगा 1 लाख रुपए, एग्रीगेट टर्नओवर में 18,000 रुपए नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट्स हर तरह की सप्लाई आ जाती है, हर तरह की सप्लाई आ जाती है। तो अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, सपोज ये हूं मैं, ठीक है, और ये है बैंक, मैंने बैंक में अपना 1 लाख रुपए जमा किया है, मैंने बैंक में अपना 1 लाख रुपया जमा किया है। अब अगर मैं बैंक में अपना 1 लाख रुपया जमा करता हूं तो इसका मतलब मैं बैंक को ये परमिशन दे रहा हूं कि वो मेरा 1 लाख रुपए यूज कर सकता है। भाई बैंक आप लोगों को जो लोन देता है वो कहां से देता है? जो कस्टमर्स बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे से तो बैंक लोन देता है।
ठीक है, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट सपोज देगा 4%, बैंक मुझे सपोज इंटरेस्ट देगा 4%। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये 4% का इंटरेस्ट, सपोज ये 400 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक ने दिया, नहीं 4000 रुपीज का, कितना आएगा 4%, 4% 400 रुपीज का आएगा। ठीक है, 40% होता, नहीं तो 40% होता 40,000 आता ना, 4000 आएगा, 4% विल बी 4000। ठीक है, 4% विल बी 4000, है ना, जो भी है, जो भी आएगा ये 4% 4000 रुपीज आएगा। एनीवे तो बैंक मुझे ये 4000 रुपए इंटरेस्ट देगा, सपोज बैंक ने मुझे ये 4000 रुपए इंटरेस्ट दिए। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने बैंक को ये सर्विसेज दी कि बैंक मेरा पैसा यूज करे और उसके लिए बैंक ये 4000 रुपए मुझे दे रहा है, तो ये भी तो एक तरह से मेरा टर्नओवर ही हो गया ना। ये जो 4000 रुपए है ये भी एक तरह से मेरा टर्नओवर हो गया। तो क्या ये भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है? द आंसर इज यस। क्या ये भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा? हाँ, ये भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा, बिल्कुल ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब ध्यान से सुनना। वैसे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा, ठीक है, इसके ऊपर वैसे भी जीएसटी भी नहीं लगता है, ये हम लोग एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो बैंक जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह देता है उस पर जीएसटी आपको चार्ज नहीं करना होता है। बैंक ये नहीं कहता कि हम आपको इंटरेस्ट प्लस जीएसटी दे रहे हो और आप ये वाला जीएसटी जमा करवा के आओ। आप लॉजिकली सोचो ना यार, इतने सारे लोगों का बैंक में अकाउंट है, ठीक है, इतने सारे लोगों को बैंक से इंटरेस्ट मिलता होगा, तो क्या हर इंसान जस्ट बिकॉज ही इज कीपिंग हिज मनी इन द बैंक एंड ही इज गेटिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसका जीएसटी पे करना होगा? द आंसर इज नो। हम लोगों ने रिवर्स चार्ज की भी सारी सर्विसेज देख ली, क्या कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ था कि अगर बैंक जो है ये वाली सर्विसेज लेता है, ये एक तरह से बैंक मुझसे सर्विसेज ले रहा है ना, ये एक तरह से बैंक मुझसे सर्विसेज ले रहा है और उसके लिए ये पैसा दे रहा है, तो क्या हम लोगों ने रिवर्स चार्ज वाली सारी लिस्ट में ये कहीं पर पढ़ा कि बैंक इज सपोज टू पे जीएसटी ऑन दिस अमाउंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? नहीं, हम लोगों ने कहीं वहां पर भी नहीं पढ़ा, तो इस पर कोई जीएसटी है ही नहीं। तो जब हम लोग एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई जीएसटी नहीं होता है, ये हम लोग एग्जेम्पशंस वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गई बात तो एक तरह से क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है? बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, फिर भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंक्लूड की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी देखने के लिए हम इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लो किसी का जो माल बेचने से जो भी पैसा आ रहा है वो आ रहा है 1,49,00,000 रुपीज, ठीक है, या 1,49,00,000 रुपीज 99,000। ठीक है, किसी का भी माल बेचने से जो एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है वो आ रहा है 1,49,00,000 रुपीज 99,000 और उसको ये 4,000 का इंटरेस्ट मिल गया। आपने कहा ये भाई 4,000 रुपए का इंटरेस्ट भी आप ऐड करोगे। अब ये 4,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐड करते ही ये 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया ना, ये 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया और सिर्फ इस इंटरेस्ट की वजह से हम उससे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई देख तेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गई है, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो अब तू कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहा। ठीक है, हम लोग उससे क्या बोलेंगे कि अब तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहा। तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई भी कॉम्पोजिशन सप्लायर या कोई भी नॉर्मल सप्लायर अपना पैसा बैंक में तो रखेगा ही ना, तो बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट भले ही एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए हम इसको नहीं देखते। अब यहां पर ना एक चीज आती है, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो, तो वहां पर हम लोग ये वाला इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में टेक्निकली तो ये वाला ऐड होगा ही होगा ना। तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हम लोगों को ये देखना होता है कि वेदर अ पर्सन इज लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड और नॉट, तो उस वाले पर्पस के लिए इस 4,000 रुपए को ऐड किया जाएगा। मतलब अगर आपको 20 लाख वाला टर्नओवर देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से क्रॉस हो रहा है या नहीं, तब तो ये 4,000 आपको ऐड करना होगा। लेकिन अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपीस का टर्नओवर देखना है कि वो 1.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर रहा है या नहीं, तो ये 4,000 आपको ऐड नहीं करना होगा। शॉर्ट में बोलूं तो ये जो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलता है, जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज का पार्ट होता है, ये टेक्निकली एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में सिंपली ऐसे पूछा जाएगा ना कि एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करो, तो फिर आपको इसको ऐड करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा कि अच्छा बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उस वाले केस में आप इस 4,000 रुपए को ऐड नहीं करोगे।
ठीक है। अगर पूछा जाएगा बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके कि क्या इसको अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, तो 20 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं, उस वाले केस में 4,000 रुपए को ऐड किया जाएगा और कॉम्पनसेशन वाले के लिए ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो तो एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। डन। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में रेट्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स के लिए टोटल 1% का जीएसटी लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाकर, या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाकर। ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज में 5% का टोटल जीएसटी आपको लगाना होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी मिलाकर, मतलब 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी, और अदर सप्लायर्स यानी ट्रेडर्स को लगाना होता है 1%। ठीक है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाकर। अब रेस्ट्रिक्शन ऑन सप्लायर्स ऑफ सर्विस, ध्यान से सुनना, हमारे पास दो टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम्स होती हैं। हमारे पास दो टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम्स होती हैं सेक्शन 10 के अंदर। एक होती है सेक्शन 10(1) या 10(2) वाली, और एक होती है सेक्शन 10(2)(a) वाली। ठीक है, एक होती है सेक्शन 10(1) या 10(2) वाली, और एक होती है सेक्शन 10(2)(a) वाली। जो 10(1) या 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम होती है वो प्राइमरीली गुड्स के सप्लायर्स के लिए होती है। ठीक है, वो प्राइमरीली गुड्स के सप्लायर्स के लिए होती है। गुड्स प्लस थोड़ी बहुत सर्विसेज ये लोग सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स के साथ साथ ये लोग थोड़ी बहुत सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं। तो आइडियली अगर देखा जाए तो जो 10(1) 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम होती है वो या तो गुड्स के लिए है या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है। और अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कुछ और सर्विसेज सप्लाई करनी है while staying in this 10(1) 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम, तो लॉ अलाउ करता है कि आप थोड़ी बहुत सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ी बहुत सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन सप्लायर्स ऑफ सर्विस, ये बोला है कॉम्पोजिशन स्कीम मेनली फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज विद लिमिटेड सर्विस प्रोविजन अलाउड। ठीक है, तो प्राइमरीली इट इज फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, लेकिन लिमिटेड प्रोविजन अभी भी अलाउड है कि बाकी सर्विसेज भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो थोड़ी बहुत सर्विसेज की वैल्यू है वो क्या है? दैट इज हायर ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए। ठीक है, तो दैट इज हायर ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए। मतलब क्या हो गया? अगर आपका टोटल टर्नओवर लेट्स से 50 लाख रुपीस है, सॉरी, आपका टोटल टर्नओवर लेट्स से 70 लाख रुपीस है। ठीक है, आपका टोटल टर्नओवर लेट्स से 70 लाख रुपीस है, तो 70 लाख रुपीस का 10% कितना आ गया? 7 लाख रुपीस। और दूसरा क्या है? 5 लाख रुपए। तो आपको अगर सर्विसेज सप्लाई करनी है गुड्स के अलावा, अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के बाकी सर्विसेज भी सप्लाई करनी है, तो आप कितनी वैल्यू तक की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो? आप 7 लाख रुपए तक की वैल्यू की सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इट इज आइदर 7 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर। ओके, तो ये क्या? कॉम्पोजिशन स्कीम मेनली फॉर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज विद लिमिटेड सर्विस प्रोविजन अलाउड, मार्जिनल वैल्यू फॉर सर्विस प्रोविजन हायर ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख रुपीस। अब देखो, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, इसका क्या मतलब होता है? ये यहां पर क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो ये समझो टर्नओवर इन स्टेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो यहां पर ये चीजें लगी हुई है ना, ये मैन्युफैक्चरर 1% जीएसटी लगाएगा ऑन व्हाट? ऑन टर्नओवर इन स्टेट, ऑन टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सिमिलरली रेस्टोरेंट भी लगाएगा 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और अदर सप्लायर्स जो होते हैं वो लगाते हैं 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। तो ये टर्नओवर इन स्टेट का मतलब क्या है? सिंपली मतलब क्या है कि भाई टर्नओवर इन स्टेट, एक स्टेट में जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसका टर्नओवर कितना है। क्या हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हुए? नहीं, हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। हम गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सर्विसेज की हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज की हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग जब सर्विस वाली कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया, अगर आप लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया, तो फिर वो आपका उसमें आएगा, तो आप उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए फिर एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते हो। डन। अब देखो, मीनिंग ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी क्या हो जाता है? सिमिलर टू एग्रीगेट टर्नओवर, एक्सक्लूड सर्टेन सप्लाईज एंड टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख रुपीस, कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ अंडर 1.5 करोड़ रुपीस या 5 लाख रुपीस या 75 लाख रुपीस। ठीक है, तो अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो
तो आपको 40 लाख रुपीस के टर्नओवर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, अगर आप एक्सक्लूसिवली अगर आप गुड्स या सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख रुपीस के ऊपर, 20 लाख रुपीस के टर्नओवर के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो आपको 40 लाख रुपीस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप 40 लाख रुपीस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराइए या तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराइए। अप टिल आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस पहुंचता है तब तक आप चाहो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। डन। अब देखो व्हाट हैपेंस व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 करोड़ रुपीस या 75 लाख रुपीस, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम को एग्जिट करना पड़ेगा और आपको नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो भी आपका एक्सेस टर्नओवर होता है उसके लिए। Composition tax applicable up to the threshold in the first exceeding year, normal rates apply thereafter। ठीक है, तो अगर पहले साल सपोज हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका टर्नओवर 1.6 करोड़ रुपीस होता है, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ऑपरेशंस, और आपका टर्नओवर 1.6 करोड़ रुपीस हो जाता है, तो 1.5 करोड़ रुपीस तक तो आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम के रेट्स लगेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टर्नओवर हुआ उस पर नॉर्मल स्कीम के रेट्स लगेंगे। पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो यहां पर क्या हो जाता है, सर्विस सप्लायर्स एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट। ठीक है, तो अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस सप्लाई कर रहे हो, और कोई और सर्विस सप्लाई कर रहे हो मतलब ये 5 लाख और 7 लाख रुपए की लिमिट से ज्यादा, ठीक है, ये जो स्पेसिफाइड मार्जिनल वैल्यू है इससे ज्यादा वैल्यू की अगर आप लोग सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो साथ साथ, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो सर्विस सप्लायर्स एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट, इंटर स्टेट सप्लायर्स, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और आप इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को एलिजिबल नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन गुड्स, कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। ठीक है, अब इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स, ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल, कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। कौन कौन? अगर कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहा है, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको प्रोडक्ट्स, सर्टेन ब्रिक्स एंड टाइल्स, तो यहां पर वो पढ़ी थे ना हम लोगों ने, अर्दन टाइल्स, रूफिंग टाइल्स, फॉसिल्स और ये सारी चीजें, तो ये कुछ अगर ब्रिक्स और टाइल्स भी अगर आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होते हो। डन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अच्छा सुनो एक बात, इनके ट्रेडर्स एलिजिबल हैं। ठीक है, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको प्रोडक्ट्स, ब्रिक्स, टाइल्स, इनके अगर आप ट्रेडर हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हो सिर्फ तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, कॉम्पोजिशन सप्लायर्स कैन नॉट कलेक्ट टैक्स और इशू टैक्स इनवॉइसेस नाइदर देन दे क्लेम नॉट देन दे क्लेम आईटीसी। ठीक है, तो ये तो ना तो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं ना फिर ये, ना ही ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। पेनल्टीज फॉर इनकरेक्ट स्कीम यूजेज, अगर कॉम्पोजिशन में रजिस्टर होकर आप नॉर्मल वाली चीज कर रहे हो तो पेनल्टी लग जाएगी। नो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स अफेक्टिंग आईटीसी क्लेम्स, तो आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहां पर पंगा क्या हो जाता है कि अगर कोई भी कॉम्पोजिशन सप्लायर है वो अपने कस्टमर से टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर सकता, तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर ने जो भी जीएसटी पे किया उसका उसको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। एमआरपी पे माल बिकता है, एमआरपी पे माल बिकेगा तो कस्टमर का मन करेगा भाई मैं क्रेडिट ले लूं, क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अदर इश्यूज देखो, conditions and restrictions for composition levy, conditions में he should not be engaged in the manufacture of certain notified goods during the preceding financial year, तो ये भाई आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये सब। pays tax and a reverse charge on inverse supplies, ठीक है, तो इनवर्ट सप्लाईज पर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो भी कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसको इनवर्ट सप्लाई पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा, जहां जहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज वाला। Neither a casual nor a non-resident taxable person, तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होता, एनआरटीपी नहीं हो सकता। Must mention composition taxable person not eligible to collect tax on supplies on bills and signboards, तो जब भी वो अपना बिल रेज करेगा तो उस बिल पर लिखा हुआ होना चाहिए कि आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है, और जो भी उसका साइन बोर्ड होगा, जो भी उसके ऑफिस के बाहर बोर्ड वगैरह लगा हुआ होगा, वहां पर भी कॉम्पोजिशन सप्लायर मेंशन होना चाहिए। Must pay reverse charge on tax on stock liable under section 9(4), तो जो भी रिवर्स चार्ज वाले सप्लाईज हैं, जो रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाईज हैं, उस पर तो इसको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। आगे देखो, इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, आप कैसे बता सकते हो, कहां पर बता सकते हो सरकार को कि आपको कॉम्पोजिशन लेवी में जाना है? तो इंटीमेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेंट्स, अगर आप पहली बार रजिस्टर करवा रहे हो तो जीएसटी आरईजी 01 के पार्ट बी में ये ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन कराते समय। हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो, कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं, कौन कौन से पोर्टल्स के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, राइट। तो वहां पर एक फॉर्म होता है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 01, और फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 का पार्ट बी होता है।
ठीक है, उसका पार्ट बी होता है। पार्ट बी में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने आप को नॉर्मल रजिस्ट्रेंट की तरह से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो या फिर कॉम्पोजिशन में। और इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपका डेट रजिस्ट्रेशन फाइनल होता है उस दिन से आपकी स्कीम भी फाइनल हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इंटीमेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मान लो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में और अब मुझे बताने के नहीं मुझे कॉम्पोजिशन में जाना है, तो फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी पोर्टल बिफोर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं उससे पहले मुझे फाइल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट विद इन 60 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट, applies to all places of business under the same pan, effective from start of financial year। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मुझे यहां पर कमेंसमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे बताना पड़ेगा, और मेरे जितने भी बिजनेसेस होंगे सबके ऊपर फिर कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने किसी एक बिजनेस को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा लूं और किसी दूसरे बिजनेस को मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा, विथड्रॉल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी, अब यहां पर अगर मान लो मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएगा, मतलब अपनी समझ से मुझे ऑटोमेटिकली विथड्रॉ उसको करना पड़ेगा। मान लो मैं वॉलंटरीली विथड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा। अगर मेरा टर्नओवर भी 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है और मैं वॉलंटरीली भी विथड्रॉल की एप्लीकेशन नहीं डाल रहा हूं, तो जब तक मैं एप्लीकेशन नहीं डाल रहा हूं, जब तक 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं हो रहा है, तब तक ये कॉम्पोजिशन स्कीम मेरी वैलिड रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन वैलिड as long as conditions are met, lapses if turnover exceeds specified limit during the financial year, tax under regular scheme from ineligibility day। तो जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है उस दिन से बाकी दिनों तक, उस दिन से आगे वाले दिनों तक आपका जो भी टर्नओवर होता है उस पे आपको रेगुलर नॉर्मल स्कीम के हिसाब से टैक्स लगेगा। फाइल इंटीमेशन विद इन 7 डेज ऑफ इनएलिजिबिलिटी इवेंट, मतलब जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ या आपने इंटरस्टेट सप्लाई करनी शुरू कर दी या आपने पान मसाला वगैरह मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो उससे लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा सरकार को। विथड्रॉल इफेक्टिव फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंटीमेशन, नॉट बिफोर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। ठीक है, तो आपका जो विथड्रॉल है वो इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन से आपने वो इंटीमेशन दिया उसी दिन से वो स्टार्ट हो जाएगा। वॉलंटरी विथड्रॉल, वॉलंटरी विथड्रॉल में क्या आ जाता है, फाइल एप्लीकेशन बिफोर विथड्रॉल डेट, इफेक्टिव डेट एज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन, नॉट बिफोर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। ठीक है, तो आप वॉलंटरीली भी कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो। डिनाइल बाय टैक्स अथॉरिटीज इफ नॉट एलिजिबल और कॉन्ट्रवीन्ड सीजीएसटी एक्ट रूल्स या प्रॉपर ऑफिसर में इशू शो कॉज नोटिस, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो और आपने कोई भी प्रोविजंस का उल्लंघन किया है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है, जीएसटी डिपार्टमेंट का जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, वो खुद ही आपको एक नोटिफिकेशन दे सकता है, एक नोटिस दे सकता है। डिनाइल इफेक्टिव फ्रॉम ऑप्शन डेट और कॉन्ट्रवेंशन इवेंट, तो ये आपका जिस दिन से आपने कॉन्ट्रवीन किया सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को या सीजीएसटी रूल्स के प्रोविजंस को या जीएसटी के रूल्स के प्रोविजंस को, जिस दिन से आपने वायलेट किया उसी दिन से आपके ऊपर से कॉम्पोजिशन लेवी वाली जो एलिजिबिलिटी है वो हट जाएगी। इफेक्टिव डेट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव बट नॉट बिफोर कॉन्ट्रवेंशन डेट। ठीक है, फर्निश स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक विद इन 30 डेज ऑफ विथड्रॉल या डिनायल, तो जिस दिन आपका विथड्रॉल हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक भी फर्निश करना पड़ेगा। डन। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दैट इज इट। बस इतना सही है कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, बस इतना सही है कॉम्पोजिशन लेवी। डन। ओ ये तो रह गया, मैं वही सोचूं कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज है, मैं वही सोचूंगा ये क्या पंगा है, सर्विसेज वाला तो आया ही नहीं है। हाँ, तो सर्विस वालों के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो क्या है कि ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर सर्विस सप्लायर्स एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स। ठीक है, विद टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख रुपीज, टैक्स एट 6% टोटल, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड इज लेस देन इक्वल टू 20 लाख रुपीज। तो वही मैं बोल रहा था, ये जो मैंने आप लोगों को बोला ना 10(1) और 10(2) वाला एक है, तो 10(1) 10(2) वाला तो गुड्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, और 10(2)A वाला जो है वो सर्विसेज के लिए, कि अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा, अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं, I am providing services to Adda 24/7 right now. When I started teaching back in 2018 और 2019, तो पहले मैंने स्कैनर क्लासेस को सर्विसेज सप्लाई की, उसके बाद मैंने अनअकैडमी को सर्विसेज सप्लाई की। तो जब मैंने अनअकैडमी में सर्विसेज सप्लाई करनी शुरू की तो साल भर में मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपीस को क्रॉस हुआ, और जैसे ही मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपीस क्रॉस हुआ तो आई गॉट एलिजिबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराऊं या फिर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराऊं। देखो, मैं एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं एक एडटेक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, मैं एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं एक एडटेक प्लेटफॉर्म को। क्या मैं गुड्स बेच रहा हूं? नहीं। क्या मैं रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा हूं? नहीं। तो मैं 10(1) 10(2) के अंदर तो रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकता, मैं 10(2)A के अंदर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा।
ठीक है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कहां कराऊंगा, मैं अपना रजिस्ट्रेशन 10(2)(a) के अंदर कराऊंगा। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन 10(2)(a) के अंदर कराऊंगा। यहां पर जो लिमिट है वो है 50 लाख रुपए तक की। मतलब 20 लाख पर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए से कम है, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। और यहां पर रेट क्या होता है जीएसटी का, यहां पर 6% का रेट होता है जीएसटी का। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोगों ने बात की ना कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1%, ट्रेडर्स के लिए 1% और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 5%। यहां पर अगर आप इनके अलावा कोई भी और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी का रेट होगा 6%। ठीक है, तो हमें अपने पास से ही 6% का जीएसटी सरकार को देते रहना होगा। यह है सर्विसेज के लिए कॉम्पोजिशन सप्लाई वाला रूल। मैं वही सोचूं कि चैप्टर खत्म हो गया, सर्विसेज वाला कहां गया, सर्विसेज वाला कहां गया। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों के लिए आ गई है। डन, ओके। तो ऑप्शन अवेलेबल फॉर सर्विस सप्लायर्स एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स विद टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख रुपीज। अगर 50 लाख रुपए से कम है तो सर्विस सप्लायर्स के लिए हम लोग ये 10(2)(a) में जा सकते हैं। दिस इज 10(2)(a). टैक्स एट 6% टोटल, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है 20 लाख रुपए या उससे कम की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला चैप्टर हम लोगों का यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी का रिवीजन यहां पर आकर खत्म हो जाता है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, चीजों को समझ में आई, चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, इसे सबके साथ शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो।